हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 5 ऑन लॉज ऑफ मोशन सीरीज का, और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस कितने भी हो सकते हैं, फोर्सेस लग रहे हैं, और उन सभी फोर्सेस का जो नेट वेक्टर एडिशन है या फिर जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है? जीरो है। वो क्या है? जीरो है। सो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम? हाउ द फोर्सेस, ऑल समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस या फिर वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस बॉडी को इक्विलिब्रियम में कैसे लाता है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? पढ़ना है। और एक छोटा सा थ्योरम होता है लेमिस थ्योरम नाम से। वो लेमिस थ्योरम काफी जगह पर हमें यूजफुल हो सकता है, तो लेमिस थ्योरम भी फोर्स इन इक्विलिब्रियम के तहत हमको उसका स्टडी करना है। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, जल्दी से अपने नोट्स और कॉपी निकाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए अपने खुद के नोट्स बनाना। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए बेटा, फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि व्हेन लिख देंगे यहाँ पे फास्ट में कि व्हेन टू और मोर फोर्सेस, टू और दो या दो से ज्यादा, टू और, क्योंकि एक फोर्स तो रिजल्टेंट जीरो नहीं बना सकता है ना, उसको कैंसिल करने के लिए दूसरा और तो लगेगा ही ना। व्हेन टू और मोर फोर्सेस acts on the body and if the resultant due to all such forces is zero, then the forces are said to be in equilibrium. मतलब फोर्सेस कैसे इक्विलिब्रियम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक से ज्यादा फोर्सेस अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं और सभी का वेक्टर एडिशन, मतलब ऐसा मैं लिख दूं कि अगर F1 बार प्लस मान लो कि दूसरा फोर्स है F2 बार प्लस मान लो कि तीसरा फोर्स है बेटा F3 बार, और ऐसे करते करते मान लो कि n फोर्सेस है तो Fn बार, इन सभी का वेक्टर एडिशन अगर जीरो होगा, मतलब सीधा सीधा मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 अप टू n अगर जीरो होगा, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहेंगे कि ये सभी फोर्सेस की वजह से बॉडी कैसी है बेटा? इक्विलिब्रियम है। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है बेटा? व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स? न्यूटन्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ कहता है कि समेशन ऑफ F इज इक्वल टू ma, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नथिंग बट मास ऑफ द बॉडी इनटू क्या बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अब देखिए, अगर नेट फोर्स जीरो है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिविजुअल फोर्स जीरो है, एक फोर्स का वैल्यू जीरो है, उनका सभी का वेक्टर एडिशन जीरो है बेटा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि नेट फोर्स अगर बॉडी पे कैसा है? जीरो है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा कि जीरो इज इक्वल टू ma। अब बॉडी में मास तो रह गई, तो फिर जीरो क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो है। कैसा है? एक्सेलरेशन जीरो है, मींस एक्सेलरेशन जीरो। इसका अर्थ क्या होगा कि बॉडी एक तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे बेटा, नहीं तो बॉडी की जो वेलोसिटी है, वो जो वेलोसिटी से बॉडी चल रहा था वही वेलोसिटी से चलते जाएगा। मतलब क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इफ द नेट फोर्स acting on a body, net force acting on a body is zero. If net force acting on a body is zero, then there is no acceleration. And if there is no acceleration, then acceleration नहीं है, देन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। मतलब इफ बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इट विल बी इन रेस्ट, और अगर कुछ वेलोसिटी है बेटा
तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या रहेंगी, वही रहेंगी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इट विल बी इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कुछ भी करके अगर फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा, जीरो। और एक्सेलरेशन जीरो है, इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो बॉडी रेस्ट में, नहीं तो बॉडी जिस वेलोसिटी से चल रही है उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगी। देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन आए, तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा आपका, जीरो, जीरो। तो ये हो जाएगा फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको और अच्छी तरह से अपन समझने की कोशिश करते हैं विद सम न्यूमेरिकल्स, और उसके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कब हम कहेंगे कि फोर्स जो है बेटा या फिर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब जैसे मान लो कि बॉडी पे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, कि जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई कार्टेशियन सिस्टम बना देता हूँ, है ना। अब पता नहीं कि हमको कितना फोर्स है, क्या फोर्स है, हम न्यूमेरिकल में उसको देख ही लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम बना देता हूँ और मान लो कि ये फोर्स है भाई साहब F1, है ना, ये फोर्स बॉडी पे लग रहा है, मान लो ये फोर्स है F2, है ना, मान लो कि ये फोर्स कितना है आपका F3 है, मान लो ये फोर्स कितना है आपका बेटा F4 है, ठीक है। ये एंगल मान लो θ1 है, ये एंगल मान लो θ2 है, ये एंगल मान लो θ3 है, और ये एंगल मान लो θ4 है। तो आपको यहाँ से ऐसे नहीं कि चार ही ज़्यादा भी फोर्स दे सकते हैं, तो ऐसे 1 2 3 4 फोर्सेस आपको दे दिए जो एक ही बॉडी पे लग रहा है बेटा, जिसको हमने कार्टेशियन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर लिया। और θ1 θ2 θ3 θ3 θ4 आर द एंगल्स विच आर मेड बाय दैट फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के साथ भी हो सकते हैं। अब देखिए बेटा इसका रिजल्टेंट कैसे निकाले अपन, तो सबसे पहले इसे करना पड़ेगा हमें रिजॉल्व। क्या करना पड़ेगा बेटा, रिजॉल्व। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स यहाँ पे बहुत मद्देनजर रखता है, और आई होप आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने जो पढ़ा था वो आपको समझा ही होगा। हम यहाँ पे रिजॉल्व भी कर सकते हैं उसको बाद में, वो एग्जांपल भी हमको देखना है। तो फोर्स को रिजॉल्व कर दो, तो अब जैसे मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो इसका एक एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट बनेगा, एक बनेगा वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट। वैसे इस फोर्स का एक एक्स वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट बनेगा, एक नेगेटिव एक्स का बनेगा। वैसे इस फोर्स का एक नेगेटिव एक्स का बनेगा, एक नेगेटिव वाई का बनेगा, और इस फोर्स का एक नेगेटिव वाई का बनेगा, एक पॉजिटिव एक्स का बनेगा। तो जितने भी राइट साइड जाने वाले फोर्सेस है बेटा, पॉजिटिव एक्स वाले जो फोर्सेस है ये रहेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स वाले फोर्सेस ये रहेंगे बेटा नेगेटिव। वैसे पॉजिटिव वाई वाले फोर्सेस को साइन कन्वेंशन में हमको लेना है पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस को हमको लेना है नेगेटिव। फिर जैसे हमको निकालना है कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन अगर मेरा आ रहा है 0, मैं क्या करूंगा, सभी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट, जैसे इसका एक्स कंपोनेंट ये रहेगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये रहेगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये रहेगा, इसका एक्स कंपोनेंट ये रहेगा। तो क्या मैं आपको रिजोल्यूशन अगर आता होगा तो यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं कि इसका ये कंपोनेंट रहेगा बेटा F1 cos थीटा, और ये रहेगा F1 sin थीटा, इसका ये रहेगा बेटा F4 cos थीटा 4 और रहेगा F4 sin थीटा 4। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि F1 cos थीटा 1 और F4 cos थीटा 4 ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि राइट डायरेक्शन में है, और इसका ये कंपोनेंट मतलब F2 cos थीटा 2 और F3 cos थीटा 3 ये दोनों इन दोनों में से सबट्रैक्ट होंगे, मतलब ये दोनों ऐड होकर इसमें से सबट्रैक्ट होंगे। मतलब इसका ये कंपोनेंट प्लस इसका ये कंपोनेंट माइनस इसका ये कंपोनेंट और माइनस इसका ये कंपोनेंट, दिस विल गिव यू द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बेटा, एक्स डायरेक्शन। और अगर ये नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 आया तो हम कहेंगे कि बॉडी इज नॉट मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। मूविंग मतलब एक तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेंगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेंगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर इज नो नेट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, मतलब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इन कौन सा डायरेक्शन बेटा, एक्स डायरेक्शन। वैसे अगर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन 0 है तो मैं कहूंगा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, और वापस हम यहाँ पे कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग कौन सा बेटा, अलोंग वाई डायरेक्शन। तो देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में हम कब कहेंगे, अगर फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 है तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स डायरेक्शन। अगर नेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन 0 है तो हम कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई डायरेक्शन। और अगर नेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन भी और वाई डायरेक्शन भी दोनों के अलोंग अगर 0 होंगे तो हम बोलेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग मतलब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, तो हम कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। देखो अगर एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है लेकिन वाई का 0 नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में एक्स में है, वाई में नहीं है, तो ओवरऑल बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है बेटा।
अगर x का नॉन जीरो है, मतलब x में नेट फोर्स आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, और y में जीरो आ रहा है, तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग y डायरेक्शन, लेकिन बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम अलोंग x डायरेक्शन। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या रहेगा बेटा? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। कब बेटा? इफ एंड ओनली इफ the force acting along x direction is also zero and the force acting along y direction is also zero। दोनों कंडीशंस है चाहिए, सिर्फ एक पॉसिबल नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि हम नेट फोर्स इन x और y डायरेक्शन यहाँ पे निकालें। ठीक है, तो एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ये सब पता तो होगा ही, तभी भी जस्ट एक रिकॉल आपको हो जाए उस लिहाज से हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, कि जैसे मान लो ये कोई एक फोर्स है जो है 100 न्यूटन्स। कितना न्यूटन्स? 100 न्यूटन्स एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा 100 cos 37 और ये कंपोनेंट हो जाएगा मेरा 100 sin 37। देखो जिसके साथ एंगल है उसको हम cos लिख देंगे, ये हम रट्टा नहीं मार रहे, ये हम पढ़ भी चुके कि भाई। तो 100 का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा 100 cos 37। अब cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन्स। और sin 37 का वैल्यू होता है बेटा 3/5, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। तो हम 100 न्यूटन्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं, एक अलोंग x डायरेक्शन और एक अलोंग y डायरेक्शन। उसी तरह से देखिए आगे चलकर हमको ऐसे बहुत बार करना है, इसलिए मैं ये एग्जांपल मुख्य तौर पर यहाँ पे ले लेता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दिया जाएगा जिसका मास है 2 kg, मास 2 kg, कितना है? 2 kg, और इसको रखा गया बेटा 30 डिग्री पे। कितने डिग्री पे रखा गया है? 30 डिग्री पे। तो देखिए इसका वेट कहाँ एग्जैक्ट होगा? वेट होगा एग्जैक्ट नीचे, और वो कितना होगा? 20 न्यूटन्स। क्या इतने छोटे अक्षर आपको दिख रहे हैं? हाँ ठीक है, दिख रहे हैं। कितना होगा वेट एग्जैक्ट बेटा नीचे? 20 न्यूटन्स। अब देखिए हमें जो यहाँ कार्टेशियन सिस्टम बनाना होता है फॉर कैलकुलेशंस, वो आड़ा थोड़ा बनाना होता है। कैसा बनाना होता है? आड़ा कार्टेशियन सिस्टम लाइक दिस। वी वांट कार्टेशियन सिस्टम लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हमको कार्टेशियन सिस्टम की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो अभी हमें इस डायरेक्शन में जरूरत नहीं है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, चाहे वो इंक्लाइन पे रहो चाहे वो प्लेन पे रहो, वेट हमेशा नीचे। अब देखिए अगर ये 30 है, ये कितना है? 30, तो ये 90, तो ये हो जाएगा 60। अगर ये 60 है, ये कितना है? 60, तो ये हो जाएगा अगेन 30, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखो ये 30 90, तो ये हो जाएगा 60, और अगर ये 60 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है, तो ये 90 माइनस 60 मतलब ये हो जाएगा 13। तो अगर ये 30 डिग्री है तो दिस विल बी 20 cos 30 डिग्री, क्योंकि एंगल जिसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये 20 cos 30 हो जाएगा बेटा। और ये वाला हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 30, 20 sin 30। अब sin 30 होता है 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, और cos 30 होता है √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 10√3 न्यूटन्स, और ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो इस तरह से भी हमको कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करके निकालना होता है कि इस नेट फोर्स जीरो और नॉट। अब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, ये जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को नीचे लाएगा और ये उसको नीचे ढकेल रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन देगा, वो एफबीडी जब ऊपर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बस मैंने आपको फिलहाल क्या पढ़ा है यहाँ पे? रिजोल्यूशन। चलिए अभी एक बढ़िया से गणित लेते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, और क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल आपको क्वेश्चन दे दिया ताकि बस आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ जाए और एटलीस्ट आपको नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन निकालते आ जाए। क्लियर है? तो देखिए बेटा 4 फोर्सेस है, यहाँ पे मैंने न्यूटन नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 300 न्यूटन, 400 √2 न्यूटन, और डिफरेंट एंगल्स पे ये लग रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल बॉडी पे। और जो मैंने एंगल्स भी दिए वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ नहीं दिए, कभी वाई के साथ भी दिया है ताकि आपको वेराइटी भी यहाँ पे ध्यान में आ जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फोर्सेस को रिजोल्व करेंगे और एक यहाँ पे नया डायग्राम बना देंगे। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे कि व्हाट आर द नेट फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन एंड नेट फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए मन के मन में थोड़ा कैलकुलेशन अपन यहाँ करेंगे। ये अगर 100 है और एंगल किसके साथ है बेटा? एक्स एक्सिस के साथ है, तो ये हो जाएगा 100 cos 37। व्हाट इज cos 37? 4/5। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि ये एक फोर्स रहेगा बेटा 100 cos ऑफ, क्या लिखेंगे? cos ऑफ 37। और देखो कौन सा फोर्स लगेगा इसका? ये वाला कंपोनेंट
पहले तो इसको रिजॉल्व कर लेते पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 cos 37 और इसका ये हो जाएगा बेटा 100 sin 37। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 sin of 37 डिग्री। हो गया, इसको रिजॉल्व कर दिया हमने दो कंपोनेंट्स में, खत्म। नेक्स्ट इसका ये कंपोनेंट क्या रहेगा, देखो 200। अब आप बोलोगे सर वर्टिकल कॉस होता है, नहीं बेटा, एंगल देखो, एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। तो ये हो जाएगा 200 cos 53। तो यहाँ पे लिख देंगे 200 cos ऑफ 53 डिग्री और यहाँ पे लिख देंगे 200 sin ऑफ 53 डिग्री। 200 cos 53, 200 sin 53। वैसे 300 cos 37, 300 sin 37। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 300 cos 37 और यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा क्या, 300 sin 37। वैसे इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, देखो 400√2 cos 45, 400√2 sin 45, 400√2 cos 45, है ना, जिसके साथ एंगल है वो cos। तो यार लिख देंगे 400√2 cos 45 और यहाँ पे लिख देंगे बेटा 400√2 sin 45 डिग्री। हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब चलो इसके वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए 100 sin 37, sin 37 मतलब 3/5। तो ये हो जाएगा बेटा 60, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर 60। 200 cos 53, cos 53 मतलब भी कितना होता है बेटा, 3/5 ही होता है। कितना होता है, 3/5। तो ये इंटू 3/5 हो जाएगा 120 बेटा, कितना हो जाएगा 120। क्लियर है। तो ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है वो देख लेते हैं अभी अपन यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नेट फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो कितना लग रहा है बेटा, नेट फोर्स ऊपर 60 + 120 मतलब ऊपर लग रहा है टोटल 180 न्यूटन। कितना लग रहा है, टोटल 180 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 100 cos 37, 100 cos 37 मतलब cos 37 इज 4/5, 4/5 इंटू 100 क्या हो जाएगा बेटा 80, क्या हो जाएगा यहाँ पे 80। और ये हो जाएगा 400√2 cos 45, cos 45 मतलब 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, वो बचेगा 400। तो राइट डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है पॉजिटिव एक्स में वो आ रहा है 480 न्यूटन, खत्म। नेक्स्ट 300 sin 37, sin 37 मतलब अगेन 3/5। तो 300 इंटू 3/5 मतलब 0.6 लिख सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा बेटा 180 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा यहाँ पे, लिख देते हैं 180 न्यूटन्स, बराबर है। और 400√2 sin 45, तो sin 45 मतलब 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, नीचे आ जाएगा बेटा 400। कितना आ जाएगा 400। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 580। क्या लिख देंगे यहाँ पे अपन, नीचे के डायरेक्शन में कितना लग रहा है बेटा 580 न्यूटन्स, 400 + 180। वैसे 200 sin 53, sin 53 मतलब कितना, sin 53 अगेन 4/5। तो 200 इंटू 4/5 मतलब 160। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन यहाँ क्या 160। और 300 cos 37, cos 37 मतलब भी 4/5। तो 4/5 मतलब हो जाएगा 8 से 24, 240 न्यूटन्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा टोटल 400 न्यूटन इस दिशा में। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इन चारों फोर्सेस को, इसको म्यूचुअली दो, इसको म्यूचुअली दो, इसको म्यूचुअली दो, इसको म्यूचुअली दो, हर किसी को दो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, उसका आंसर निकाल दिया और नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन यहाँ पे लिख लिया। अब कैसे निकालेंगे हम, व्हाट इज नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, देखो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, राइट साइड वाले पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 480 पॉजिटिव माइनस क्या लिखेंगे बेटा 400 नेगेटिव। तो नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा बेटा 80 न्यूटन। कितना हो जाएगा ये 80 न्यूटन। वैसे व्हाट इज नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन का नेट फोर्स क्या रहेगा, देखो ऊपर वाला पॉजिटिव तो लिखेंगे 180 माइनस नीचे वाला लिख देते नेगेटिव, तो ये हो जाएगा बेटा 580। तो व्हाट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, देखो 580 माइनस 180, तो ये हो जाएगा बेटा -400 न्यूटन। तो इन सभी फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या आ रहा है, देखिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब 4 क्वाड्रेंट, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन मतलब 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। और कितना आ रहा है बेटा, ये है आपका x है 80 और ये कितना है आपका, ये है आपका 400 मतलब 5 गुना ज़्यादा है उससे, तो थोड़ा बड़ा बना देंगे यहाँ पे। सो दिस बिकम्स यूर 80 आई कैप एंड ये -400 कितना बेटा जे कैप। तो इसका रिजल्टेंट देखो कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ये आएगा, दिस इज द आंसर। नेट फोर्स कुछ इस दिशा में लगेगा, ये थोड़ा आड़ा हो गया क्या, सीधा बना देते हैं,
ठीक है, कुछ इस दिशा में लगेगा। अगर किसी ने पूछा आपको कि व्हाट इज द एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, तो कैसे लिखेंगे बेटा? यहाँ पे tan और थीटा, क्या लिखेंगे? tan और थीटा इज अपोजिट कितना है? 400 अपॉन एडजेसेंट कितना है? 80। अब ये माइनस में लिखेंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि अपने को पता है अपन इसके साथ ले रहे तो। सो वैल्यू ऑफ tan थीटा फ्रॉम हियर बिकम्स इक्वल्स टू 5। सो थीटा बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 5। अब ये लॉग टेबल से आप देख सकते हैं कि क्या एंगल है। खत्म। वैल्यूज दिख रहे हैं या फिर थोड़ा नहीं? ठीक है, क्लियर दिख रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने बस यहाँ पे फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम नहीं निकाला, हमने बस ये निकाला कि कैसा क्या भाई हम यहाँ पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखो, मुझे इन चारों फोर्सेस का अगर नेट जीरो करना हो तो और बोला जाए कि कैसे जीरो करें, तो ये चारों फोर्सेस का नेट तो भाई ये आ रहा है। तो अगर इसमें मैं फिफ्थ फोर्थ इस दिशा में ऐड कर दूं बेटा, इस दिशा में, ये चारों का रिजल्टेंट क्या है? ये है ना। तो अगर इनको नलीफाई करना है, जीरो करना है, तो मुझे इतना ही फोर्स कहाँ ऐड करना पड़ेगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये चारों का रिजल्टेंट और ये क्या हो जाए? कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर आपको पूछे कोई कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस थ्री फोर्सेस, इज द बॉडी इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ ऑल दिस फोर फोर्सेस? सो नो। क्यों नो? क्योंकि ना तो एफ ऑफ एक्स जीरो है, ना तो एफ ऑफ वाई जीरो, तो बॉडी यहाँ पे इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाना है तो आपको फिफ्थ फोर्स ऐसा लगाना पड़ेगा जो वो चारों फोर्सेस के रिजल्टेंट को क्या कर सके बेटा? काट सके। तो क्या फोर्स लगाना पड़ेगा आपको? जैसे मान लो रिजल्टेंट फोर्स आपका यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? रिजल्टेंट फोर्स एफ आ रहा है आपका यहाँ पे 80 आई कैप माइनस 400 जे कैप आ रहा है। तो आपको जो फोर्स लगाना पड़ेगा एफ नॉट, जिसको अपन बोलेंगे, दैट विल बी माइनस 80 आई कैप प्लस 400 जे कैप, ताकि इन दोनों का अगर हम वेक्टर एडिशन करें तो आंसर आ जाए जीरो, तो बॉडी आ जाए इक्विलिब्रियम में। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए और एक फास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 4 कॉन्करेंट फोर्सेस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2। तो 1, 2, 3 और ये 4 फोर्सेस बेटा लग रहे हैं किसके ऊपर? कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इन चारों फोर्सेस के तहत जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है। अब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका अर्थ ये है बेटा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन भी जीरो होगा, एंड समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। अब चलो सबसे पहले लिख लेते हैं पहली कंडीशन कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है? जीरो। तो सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन के सब फोर्सेस निकाल लो, है ना। तो ये हो जाएगा 4। F1 का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं बेटा एक्स डायरेक्शन में, पूरा वाई में है वो, ठीक है। 4 का ये डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 4 cos 60। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 cos 60 पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। और 8 है बेटा, क्या है यहाँ पे? देखिए 8 है। और क्या है? देखो ये चौथा फोर्स, चौथे फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या है? नेगेटिव है। तो लिखेंगे इसको F2 cos 30, है ना। F2 का ये कंपोनेंट क्या है? F2 cos 30, और क्योंकि पीछे है इसलिए लिखेंगे बेटा F2 cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां से देखो हमको F2 मिल ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे बेटा कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है? जीरो। अलोंग वाई डायरेक्शन क्या रहेगा? जीरो। अब देखो वाई डायरेक्शन में पहला फोर्स क्या है बेटा? F1, तो पूरा लिखेंगे, पूरा का पूरा F1। इसका कंपोनेंट क्या रहेगा? F, ये F cos 60 और ये F sin 60, तो लिखेंगे प्लस 4 sin 60। प्लस क्यों? क्योंकि ऊपर है इसलिए प्लस, ऊपर है इसलिए प्लस। 8 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। और रहा ये F2, तो F2 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा? F2, ये F2 cos 30 और ये F2 sin 30, तो लिखेंगे माइनस F2 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, F2 साइन 30 डिग्री। चलो यहाँ से हमको F2 मिल जाएगा, और यहाँ से F2 हम इसके अंदर अगर पुट कर दे तो हमें F1 मिल जाएगा। खत्म। चलिए सॉल्व कर लेते। cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। तो 4 × 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 2 + 8 माइनस F2 cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो 2 + 8 हो जाता है बेटा 10 हो जाएगा मेरा F2 cos 30, उधर भेज दिया तो, है ना। cos अगर उधर भेज दिया तो ये हो जाएगा F2 cos ऑफ कितना बेटा? 30 डिग्री। व्हाट इज cos 30? इट इज √3/2। तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ बेटा देयरफॉर कि 10 की वैल्यू है √3/2 ऑफ क्या लिखेंगे? F2।
तो F2 क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा, F2 का वैल्यू हो जाएगा 20/√3, 20/√3 न्यूटन्स हो गया F2। अब वही F2 यहाँ पे पुट करो और देखो क्या आंसर आ रहा है F1 का। तो लिखेंगे यहाँ पे F1 प्लस 4 sin 60, तो 4 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2 माइनस F2 क्या है हमारा 20/√3 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि F1 प्लस 2 1 जार 2 2 जार 2√3 है ना, माइनस 2 1 जार 2 10 जार 10/√3 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसको उधर भेज देते, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देखिए F1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10/√3, उधर जाके पॉजिटिव माइनस 2√3 न्यूटन्स। चाहो तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो या फिर ऐसे के ऐसा ही रख सकते हो। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। कब, अगर इन चारों फोर्सेस की वजह से ऑब्जेक्ट कैसा है बेटा आपका, इक्विलिब्रियम में है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिंपल। और F1 F2 हमने यहाँ पे निकाला। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे F1 इज इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 माइनस 2√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे √3। तो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4/√3 न्यूटन्स, कितना हो जाएगा 4/√3 न्यूटन्स। सो योर F1 becomes 20/√3 and sorry F2 becomes 20/√3 and F1 becomes 4/√3। आपको आगे चलकर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते थे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1/F2, कि F1/F2 का रेशियो क्या है। व्हाट इज F1 4/√3, व्हाट इज F2 20/√3, बाय√3 क्या करेंगे कैंसिल, ये हो जाएगा 4/20। तो F1/F2 हो जाएगा, F1/F2 हो जाएगा 1/5 या फिर F2/F1 हो जाएगा 5/1। तो ऐसे भी आगे चलकर क्वेश्चन एड ऑन को पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑन फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम का, दैट इज लैमीज थ्योरम। कौन सा थ्योरम, लैमीज थ्योरम। देखिए अब लैमीज थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम THEOREM। लैमीज थ्योरम बेटा एप्लीकेबल कब होता है, देखिए लैमीज थ्योरम एप्लीकेबल होता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट पे 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस होते हैं तब। कॉन्करेंट और कैसे बेटा, कोप्लेनर। इन 3 फोर्सेस की वजह से इस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो मतलब क्या समझ, ये जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। ये पहला फोर्स मान लो इधर, ये दूसरा फोर्स मान लो इधर, इसको बोल देंगे अपन F1, इसको बोल देंगे अपन F2 और इसको बोल देंगे अपन F3। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस लग रहे हैं और इन तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में होंगी, तो एक लैमी ने रिलेशन दिया था कि अगर आपको एंगल्स पता होंगे तो उन एंगल्स पे और इस फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है और रिलेशन कहा जाता है बेटा लैमीज थ्योरम, है ना। देखिए जैसे मान लो कि जो F1 फोर्स है वो फोर्स छोड़कर बाकी 2 फोर्स में जो एंगल है उसको अपन बोल देंगे यहाँ पे अल्फा। F2 छोड़ के बाकी जो 2 फोर्सेस में एंगल है उसको अपन बोल देंगे बीटा, अल्फा बीटा गैमा ना। तो F1 के अगेंस्ट अल्फा, F2 के अगेंस्ट बीटा और F3 के अगेंस्ट ये वाला एंगल क्या आ जाएगा हमारा गैमा। तो लैमीज ने कहा था कि द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्स एक्सक्लूडिंग दैट फोर्स मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू द फोर्स मतलब क्या, सेकेंड फोर्स F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल एक्सक्लूडिंग दैट फोर्स, साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस एक्सक्लूडिंग दैट फोर्स मतलब क्या बेटा, साइन बीटा इज इक्वल्स टू क्या, फोर्स मतलब F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एक्सक्लूडिंग दिस F3 मतलब ये दो, क्या हो जाएगा ये बेटा, साइन गैमा। दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू K। ये है हमारा साइन रूल या फिर सीधा सीधा लैमीज थ्योरम। तो देखो लैमी ने कितना शॉर्टकट में काम कर दिया यहाँ पे। अब इसमें से क्या होगा, आपको तीनों एंगल्स दिए जाएंगे, है ना, कुछ हिंट दिया जाएगा तीनों एंगल्स निकालने के लिए और कोई एक फोर्स दिया जाएगा F1 F2 F3 में से। तो अगर आपने एक बार मान लो कि आपको अल्फा बीटा गैमा दिया है और F1 दिया है, तो आपको अगर ये वाला वैल्यू अगर एक बार मिल गया तो आपको K का वैल्यू मिल गया, K का वैल्यू मिल गया तो K इंटू आप साइन गैमा कर दे तो आपको F3 मिल जाएगा।
के इंटू आप साइन बीटा कर दे तो आपको F2 मिल जाएगा। इस तरह से आप फास्ट में कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए इसके ऊपर ले लेते हैं एक फास्ट में न्यूमेरिकल। तो देखिए अभी यहाँ पे हमको एक अरेंजमेंट दिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक 4 kg का ब्लॉक है। कितने kg का ब्लॉक है? 4 kg का ब्लॉक। इधर है हमारा टेंशन T1, मतलब ये जो रस्सी है ना, अब इसमें भी टेंशन आएगा। जैसे मान लो कभी आप एंग्री बर्ड वगैरह खेलोगे या फिर वो कट द रोप वगैरह वाला है ना, या फिर लैटन वगैरह का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये इस तरह से एक रोप है, एक इस तरह से रोप है, और यहाँ पे एक नीचे तीसरा ये चीज लटका हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक एंगल दे दिया बेटा 60 डिग्री और पूछा गया कि व्हाट इज फोर्स या फिर व्हाट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 एंड T2। अब यहाँ पे फिलहाल हम टेंशन फोर्स नहीं पड़े, लेकिन हमको ये तो समझ में आता ही है भाई साहब कि अगर इसको आप यहाँ से टांग दो तो ये स्ट्रिंग इसमें और इसमें क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक लैमिस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, और फोर्सेस मतलब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड से निकाल के बताता हूँ। पहले आपको लैमिस थ्योरम से निकाल के बताता, फिर वो आंसर हम वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो लैमिस थ्योरम कब एप्लीकेबल है? जब 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हो। 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस हो। तो देखो 1 2 3 फोर्सेस है। T1 इधर है बेटा, T2 इधर है, और ये वेट का है बेटा? वेट है नीचे। कितना है नीचे वेट? 40 न्यूटन। क्यों 40 न्यूटन? क्योंकि मास 4 है। तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अपन यहाँ पे रफ 10 ले लेंगे, 9.8 नहीं लेते 10। तो वेट कितना है बेटा नीचे? 40। इधर कितना है? T1, और इधर कितना है? T2। क्लियर है? तो क्या यहाँ पे 3 कॉन्करेंट और कोप्लेनर फोर्सेस है? हाँ सर। क्या इन तीनों फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में? हाँ सर। चिपका दो लैमिस थ्योरम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखो मैं 3 फोर्सेस वहाँ पे बना देता हूँ यहाँ पे वापस से। ये हो जाएगा आपका बेटा T1, ये हो जाएगा बेटा आपका क्या? T2, ये हो जाएगा आपका T2, और ये हो जाएगा बेटा आपका 40 न्यूटन, दैट इज T3। ठीक है। अब देखो ये अगर एंगल 60 होगा भाई साहब, ये एंगल कितना होगा अगर 60, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये 60 है और ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब देखो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये 30 प्लस ये 90 कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। और ये कितना है? 90, तो इसके बीच का एंगल कितना है? 90 हो गया। तीनों फोर्सेस प्लॉट कर दिए, तीनों एंगल्स प्लॉट कर दिए, चिपका दो लैमिस थ्योरम। क्या कहते हैं लैमिस थ्योरम? कि कोई एक फोर्स पकड़ो T1 अपॉन क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू दूसरा फोर्स पकड़ो T2, क्या लिखेंगे? अपॉन साइन ऑफ 150, वो छोड़ के बाकी तो फोर्सेस के बीच का एंगल। तीसरा फोर्स पकड़ो 40 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? साइन ऑफ 120, एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिख रहा है क्या ये कि चला गया फ्रेम के बाहर? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सीन? चलो इसको शॉर्ट में सॉल्व कर लेते हैं। तो T1 अपॉन साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल्स टू T2 साइन 50। एलेड एंगल्स को याद करो, एलेड एंगल्स को। साइन 50 मतलब साइन 90 प्लस 60 तो हो जाएगा cos 60, cos 60 मतलब हो जाएगा 1/2, cos 60 हो जाएगा आपका 1/2 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन साइन 120। साइन 120 कितना हो जाएगा? साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 मतलब cos 30, cos 30 हो जाएगा हमारा √3/2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा सीधा कि T1 इज इक्वल्स टू 2T2, T1 हाफ मतलब ऊपर चला जाएगा 2T2, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 40 मतलब सीधा सीधा लिख देते हैं हम यहाँ पे। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 80 अपॉन √3 इट्स K कॉन्स्टेंट। हो गया। अब 80√3 K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80√3। तो इक्वेट करूंगा T1 इज इक्वल्स टू 80√3, तो मुझे पहला फोर्स क्या मिलेगा? T1 की वैल्यू मिल जाएंगी 80/√3 न्यूटन। T2 की वैल्यू क्या मिलेगी? देखो 2T2 इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 80/√3, तो T2 की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे? 40/√3। खत्म, 40/√3 न्यूटन। सो दिस इज लैमिस थ्योरम, है ना 1 मिनट का काम। अब अगर ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता पता है? फोर्सेस को रिजॉल्व करो, फिर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो, और फिर वहाँ से क्या करो बेटा? आंसर्स निकालो। तो चलो उससे भी यहाँ पे अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने को आंसर्स मिल गया ना यहाँ पे। T1 कितना मिला? T1 ये मिला हमको 80/√3, और T2 कितना मिला बेटा हमको? 40/√3। चलो अब हम निकालेंगे उस मेथड से। ठीक है, इसको यहाँ के यहाँ इरेज कर देता हूँ। ये जानबूझकर लैमिस थ्योरम रहने देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, ताकि आपको थोड़ा उसका फील आते रहे। ठीक है, चलो क्या कहता है बेटा? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नेट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन इज 0, जिसमें फोर्सेस इन राइट डायरेक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव एंड फोर्सेस इन लेफ्ट डायरेक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि समेशन ऑफ f of x इक्वल्स टू 0। तो देखो T1 है ना, T1
क्या T1 का ये कंपोनेंट हो जाएगा बेटा T1 cos 60, तो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं क्या T1 cos 60 डिग्री, ठीक है। T2 इसका तो कोई x कंपोनेंट बनेगा नहीं, सॉरी इसका 40 का तो कोई x कंपोनेंट बनेगा नहीं, और इधर क्या है बेटा T2 कहाँ है लेफ्ट साइड में, क्या लिख देंगे माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0, यह जगह मेरा इक्वेशन नंबर 1। वैसे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिव along y डायरेक्शन इज ऑल्सो 0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो इसका y डायरेक्शन क्या हो जाएगा T1 y कंपोनेंट क्या हो जाएगा T1 cos 60 T1 sin 60, तो लिखेंगे यहाँ पे T1 sin 60 पॉजिटिव क्योंकि ऊपर है। चलो इसका कोई y कंपोनेंट बना है कि ये खुद ही y कंपोनेंट में और कहाँ है नीचे है, तो लिखेंगे माइनस 40। इसका कोई y कंपोनेंट बनेगा नहीं, तो लिख देंगे इक्वल्स टू 0, खत्म। अब देखो भाई साहब क्या बन रहा है यहाँ से T1 sin 60 मतलब कितना बन रहा है √3/2 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, मतलब सीधा सीधा लिख सकते हैं बेटा √3/2 ऑफ T1 इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 40। तो T1 की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगी बेटा 80/√3, क्या मिलेगी 80/√3 न्यूटन्स, मिल गया T1 80/√3 न्यूटन्स। अब यही वैल्यू इधर पुट कर दो T1 की, T2 मिल जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बेटा T1 cos 60 मतलब 1/2 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 0, तो लिख सकता मैं T1/2 इज इक्वल्स टू T2, तो लिख सकता बेटा मैं यहाँ पे सीधा सीधा T2 क्या है मेरा T1/2, तो 80/√3 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या हो जाएगा 40/√3 न्यूटन्स, खत्म। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। लेकिन ये जो मेथड है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाली, ये थोड़ी सी लॉन्ग कट मेथड है। इतना अच्छा लैमिज़ेर थ्योरम आपको दिया है तो व्हाई टू गो विद दिस, सीधा सीधा कर लो, बस ये आपके ध्यान में रहे, ये आपके ध्यान में रहे। यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ हम नहीं कर सकते। थोड़ा एलेड एंगल का फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि और आपको लैमिज़ेर थ्योरम दिमाग में फिट बैठ जाए। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक स्ट्रिंग थी बेटा। अब जैसे देखो ये हम इसको थोड़ा ये वायर को पकड़ लेते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो, है ना, इसको पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक स्ट्रिंग थी ऐसा, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को है ना, दिख रहा है सबको वायर, ठीक है, इस स्ट्रिंग को हमने इस तरह से इधर खींचा, यहाँ पे नीचे एक लोड लगाया है, मान लो ये पेन इज नथिंग बट द लोड, ठीक है, और इसको लोड लगाते हुए यहाँ पे लोड है ऐसा मान लो आप, और यहाँ से इसको अपन ऐसा खींचा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम में। एक फोर्स इधर लग रहा है बेटा F, एक लोड का फोर्स नीचे और एक टेंशन T इधर। देखो उसका डायग्राम हम बनाएंगे यहाँ पे कि जैसे मान लो एक स्ट्रिंग ऐसा यहाँ पे थी, उस स्ट्रिंग को मैंने ये स्ट्रिंग को ऐसा इधर खींच लिया तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह से हो जाएंगी, इधर खींचा तो फोर्स F से मैं खींच रहा हूँ और इसके ऊपर नीचे एक लोड लगा है बेटा 8 kg का। कितने kg का? 8 kg का, ठीक है। ये कोई रिजिड सपोर्ट है अपना, खचक, ठीक है, दिस हैपन्स टू बी अवर रिजिड सपोर्ट। और यहाँ से हमने स्ट्रिंग को, जैसे ये स्ट्रिंग पूरी जो ये स्ट्रिंग थी ना, इस तरह से यहाँ पे एक बीड है ऐसा मान लो, और ये बीड से ये लोड लगा है और इस स्ट्रिंग को ऐसा मान लिया खींच लिया तो एक इधर जाएगा लोड की वजह से, एक इधर थोड़ा बेंड होगा और एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे आपको पता है कि क्या दिया है कि जो स्ट्रिंग थी बेटा AC, इसका लेंथ दिया है, AC का लेंथ दिया है आपको 0.5 मीटर, और ये जो लेंथ है बेटा BC, ये लेंथ आपको दिया है बेटा BC इज इक्वल्स टू 0.3 मीटर्स। कितना दिया है? 0.3 मीटर। पॉइंट दिख रहा है ना, 0.5 मीटर 0.3 मीटर, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है ये, ठीक है, आ रहा है, थोड़े से बच गया। और ये 8 kg का ब्लॉक उसके ऊपर नीचे लगाया। वही सवाल पूछा है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को कैसा रखना है बेटा? इक्विलिब्रियम। तो बताओ F और T की वैल्यू क्या रहेंगी? तो स्ट्रिंग में टेंशन इधर आएगा, वैसे तो टेंशन अपन ऐसे दिखाते, लेकिन क्योंकि इस पॉइंट की हम बात करें तो टेंशन इस पॉइंट पे टेंशन का है इस तरह से। तो यहाँ पे देखो अगेन 3 फोर्सेस है, एक फोर्स इधर है बेटा, इस पॉइंट को एक फोर्स इधर है, इस पॉइंट को टेंशन इधर है, और एक क्या है बेटा फोर्स 80 न्यूटन्स। 8 kg मतलब 80 न्यूटन्स फोर्स। वेट इज नथिंग बट मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी 10। तो 80 इंटू 9.8 नहीं लेंगे अपन, इज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10 ले लेंगे। तो 80 नीचे, फोर्स इधर, टेंशन इधर, हमको F और T निकालना। अब 2 मेथड है, इसको दोनों मेथड में इसके पहले भी आपको समझा दिए थे, एक है लैमिज़ेर थ्योरम और एक है ये वाला, ठीक है। तो अपन यहाँ पे फास्ट में पहले लैमिज़ेर थ्योरम से निकाल लेते हैं। अब देखिए बेटा गौर से, ये जो है ये वाला, ये दिस बिकम्स योर हाइपोटेन्यूस, और इसका कितना है बेटा वैल्यू 0.5 मीटर, और ये है बेटा एक साइड जिसका है 0.3 मीटर।
तो अगर किसी तरह से मुझे एंगल अल्फा मिल गया तो मुझे सभी एंगल मिल जाएंगे, क्योंकि फिर ये एंगल हो जाएगा, ये दो फोर्सेस के बीच का एंगल हो जाएगा बेटा 90 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा बेटा 90, खत्म। अब मेरा पूरा इंटेंशन यहाँ पे है कि मैं अल्फा निकालूँ, क्या निकालूँ, अल्फा। तो अल्फा के लिए मुझे यहाँ पे दिया है 90 डिग्री का एंगल, ये है मेरा एडजेसेंट साइड और ये मेरा हाइपोटेनियस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा कॉस अल्फा, क्यों, क्योंकि मुझे एडजेसेंट पता है, क्या है एडजेसेंट 0.3 अपॉन हाइपोटेनियस 0.5, तो बेसिकली ये हो गया मेरा 3/5। कॉस अल्फा अगर 3/5 है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएंगे बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, मतलब ये हो जाएगा बेटा मेरा 53 डिग्री। कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, 53 डिग्री हो जाएगा बेटा ये मेरा 53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फोर्स F इस दिशा में, नीचे आ जाएगा बेटा आपका 80 न्यूटन्स, कितना न्यूटन्स, 80 न्यूटन्स, और इधर आ जाएगा बेटा आपका टेंशन T। और ये जो एंगल है, देखो ध्यान दो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये कितना है बेटा 53, कितना है 53, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 50 प्लस 90 दैट इज 143 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 53, मतलब हो जाएगा 127 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा बेटा आपका 90 डिग्री, खत्म, मिल गए तीनों एंगल्स। तो एक एंगल हमने निकाल दिया तो हमको तीनों एंगल्स मिल गए, और एक एंगल निकालने के लिए पर्याप्त डेटा हमारे पास अवेलेबल भी था। क्लियर है यहाँ तक सीन, ये सही है ना, 180 में से 53 के हाँ बराबर है, क्लियर है सीन। चलो अब लेमिस थ्योरम क्या कहता है, देखो कोई भी फोर्स ले लो F, उसके अपोजिट एंगल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन F अपॉन लिखेंगे साइन 143 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे T अपॉन साइन 90, है ना, F अपॉन उसके अपोजिट एंगल साइन 143, T अपॉन उसके अपोजिट का एंगल साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा AT अपॉन क्या लिखेंगे साइन ऑफ 127 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट 80 अपॉन 127। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, F अपॉन क्या लिख सकते हैं, देखो साइन ऑफ 143 को हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 90 प्लस 53 इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन साइन 90, मतलब सिर्फ T, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हो जाएंगी 1, और ये 80 अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए साइन ऑफ 90 प्लस 37 भी लिख सकते हैं आप, 90 प्लस 37, या फिर 180 माइनस 53 भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, एक ही बात है, जो लिखना है एक ही बात है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखो साइन 90 प्लस 53 मतलब हो जाएगा बेटा कॉस 53, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 53 डिग्री इज इक्वल्स टू टेंशन T अपॉन 1, मतलब ऐसे कि वैसा, और ये हो जाएगा 80 अपॉन साइन 90 प्लस 37, मतलब हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ 37 एंड दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब cos 53 को कितना होता है, देखो cos 53 वही 3/5, cos 37 4/5, तो ये हो जाएगा F अपॉन 3/5 का मैं 5 लिख देता हूँ बेटा ऊपर, इज इक्वल्स टू T वैसे के वैसा, और ये हो जाएगा बेटा 80 अपॉन cos 37, मतलब बेटा 4/5 का 4 नीचे और बाय 5 का 5 ऊपर, तो ये 4 1 जार 4 कितने जार 20 जार, और 20 इंटू 5 कितना आ जाएगा बेटा 100, तो ये K की वैल्यू हो जाएंगी बेटा 100। तो देखो T की वैल्यू कितनी हो गई, सीधा सीधा T की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से 100 न्यूटन्स, और दूसरा क्या बेटा कि 5F बाय कितना 3 इज इक्वल्स टू 100, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएंगी, F की वैल्यू हो जाएंगी बेटा 5 1 जार 5 20 जार, F की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ से 60 न्यूटन्स, ये 100 न्यूटन T और ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन्स, खत्म। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप इसको यूजिंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम लेमिस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस इसकी तरफ है लेमिस थ्योरम। क्यों हमने लेमिस थ्योरम लगाया, देखो क्योंकि 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस, 1 2 3 कॉन्करेंट भी कोप्लेनर भी है, और इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज ऑफ द फोर्सेस, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तीनों फोर्सेस की वजह से तो लेमिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले कंडीशंस आपको यहाँ पे लिखवा दी है कि भाई व्हाट आर द कंडीशंस, ठीक है। और वैसे भी देखो अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझ में आता होगा तो देखो फोर्स कितना आया अपना 60, तो 60 और 80 का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा 100, पाइथागोरस ट्रिपलेट 8 6 10, तो ये 60 प्लस 80 दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इनका रिजल्टेंट बेटा इस तरह से रहेगा 100, जो 100 इसको क्या करेगा T इज इक्वल्स टू 100 को क्या करेगा कैंसिल, तो इक्विलिब्रियम में आ रहा है वो, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी ये भी मॉड्यूल था वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। सो आई होप I was able to make you understand the concept of forces in equilibrium and the Lami's theorem which is associated with the forces in equilibrium। अगले इसमें हम बेटा बढ़िया से पढ़ेंगे what are the different types of forces, मतलब वेट क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, और
फ्री बॉडी डायग्राम एंड कैलकुलेशन ऑफ फोर्सेस बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक आपको क्या करना है, बस नोट्स निकालिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िया से मस्त आगे बढ़ते रहिए। बाय।